नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों से आम आदमी को सीधा लाभ प्रदान करने पर बल दिया। निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। मूडीज रेटिंग्स ने राजकोषीय घाटे में कमी और मजबूत विकास संभावनाओं को देखते हुए भारत के स्थिर परिदृश्य की पुष्टि की। कनाडा ने अपराध संहिता के अंतर्गत बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। अमेरिका और इजरायल गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर सहमत हुए। हमास को प्रस्ताव स्वीकारने की चेतावनी दी। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आज मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल पेश किया है। श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से नए वस्तु और सेवा कर सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नवनिर्मित दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वहां जीएसटी में कटौती का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6 हजार रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश और देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश को बड़े घोटालों से मुक्त करके भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में विश्वास की भावना जगाई है। उन्होंने कहा कि सुशासन का एक और मजबूत पहलू ये है कि सरकार का ध्यान सेवा वितरण और आम लोगों की बचत बढ़ाने पर केंद्रित है। निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची में उन सभी गणना प्रपत्र भरने वाले मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। इससे पहले आयोग ने 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की थी। प्रारूप सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची भी जारी की गई थी। आयोग ने कहा कि बिहार के बाद मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विशेष अभियान पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। पिछला गहन पुनरीक्षण अभियान लगभग 20 वर्ष पहले हुआ था। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। भारत और भूटान 4,033 करोड़ रुपए की कुल लागत से सीमा पार 2 रेल संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसमें कोकराझार, गेलुफू और बानरहाट सामत्सी परियोजनाएं शामिल हैं। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं में पूरा निवेश भारत द्वारा किया जाएगा। दोनों सरकारों के बीच बहुत ही विशेष संबंध हैं। इन संबंधों के अंतर्गत बानरघाट, सोमसाय और कोकराझार काफिलों के बीच सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये भूटान के साथ होने वाले पहले रेल संपर्क परियोजना का सेट होगा। इस संपर्क के लिए समझौता ज्ञापन पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। During the visit of the Prime Minister to Bhutan that I mentioned a short while ago last year, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन के साथ विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की और सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बातचीत की। इस दौरान भारत और भूटान के बीच रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मूडीज रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को BA3 पर बरकरार रखा है।
मूडीज ने इस फैसले का आधार भारत की राजकोषीय घाटे में कमी और मजबूत विकास संभावनाओं को बताया है। ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। मूडीज ने कहा कि भारत एक सुरक्षित निवेश गंतव्य बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ और ये समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा की आधारशिला से एक राष्ट्र अपना भविष्य गढ़ता है और ऐसी प्रतिभाओं को आकार के तहत सरकार ने खिलौनों और खेल के सामानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इससे उपभोक्ताओं और निर्माताओं को राहत मिलेगी तथा घरेलू खिलौनों का उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी में कटौती से बच्चों के मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बचपन से ही उनमें खेल प्रतिभा विकसित होगी। इसके अलावा जीएसटी के कम होने से इन वस्तुओं के घरेलू निर्माताओं, खासकर स्थानीय छोटे और मध्यम उद्योगों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तरुण दीवानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार के इस फैसले की सराहना की और कहा कि इससे आम लोगों को फायदा होगा। The decision taken by the GST Council today is a historic step in the welfare of the general public. The sports goods and toys both have been brought to the category of 5%, which will benefit the public at large because both the items are used by the children, and the rate of 5% will definitely help the Indian families to spend more on these items, thus pushing up the demand for sports goods as well as toys. वहीं जीएसटी काउंसिल ने साइकिल पर जीएसटी दर को भी घटाकर 5% कर दिया गया है, जो पहले 12% टैक्स स्लैब में आता था। इससे न केवल साइकिलें रोजमर्रा के यात्रियों, ग्रामीण परिवारों और छात्रों के लिए सस्ती होंगी, बल्कि देश भर में पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को भी बढ़ावा देगा। टैक्स में कटौती से साइकिल निर्माण उद्योग को काफी मदद मिलेगी। शिवांग के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है। शिक्षा की आधारशिला से एक राष्ट्र अपना भविष्य गढ़ता है और ऐसी प्रतिभाओं को आकार देता है जो पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। ये 34 वर्षों में पहली शिक्षा नीति थी, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लाकर उसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा में पेशेवर और व्यावहारिक कौशल को सम्मिलित कर कौशल विकास को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने पर बल देती है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरुआत से ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराने का भी आह्वान किया गया है। ये नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाने का प्रयास करती है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया गया है। साथ ही स्कूलों में शैक्षणिक विषय, पाठ्येतर और पेशों से जुड़े विषय भी अंतर को कम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले 5 वर्षों में भारत में एक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि प्रत्येक बच्चे में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और क्षमता का पोषण भी करती है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कनाडा ने आपराधिक संहिता के अंतर्गत बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसके अनुसार कनाडा में इस समूह की कोई भी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरे ने कहा कि बिश्नोई गिरोह ने विशिष्ट समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी के लिए निशाना बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक के बाद 2 वर्ष पुराना गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की गई है। इस शांति योजना के अंतर्गत गजा एक गैर कट्टरपंथी, आतंक मुक्त क्षेत्र होगा और अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 आज मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिताब के 47 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेगी। 2025 महिला विश्व कप 50 ओवर के क्रिकेट टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें भारत में 4 और कोलंबो में 1 स्थान पर राउंड रॉबिन प्रारूप में 28 लीग मैच में प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 7 खिताबों के साथ महिला विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम है। उधर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और राउंडर क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वोक्स ने खेल के सभी प्रारूपों में इंग्लैंड के लिए 217 मैच खेले हैं, जिसमें 3705 रन बनाए और कुल 396 विकेट हासिल किए हैं। कबड्डी के मैदान में प्रो कबड्डी लीग में आज रात 8 बजे तेलुगु टाइटंस का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा। रात 9 बजे बंगाल वॉरियर्स और पुनेरी पल्टन के बीच मैच खेला जाएगा। नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में देवी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद कनकलता। एशिया कप क्रिकेट में भारत की जीत के बाद के घटनाक्रम की खबर आज के ज्यादातर अखबारों में छाई हुई है। अमर उजाला ने लिखा है, टीम इंडिया ने पाकिस्तानी गृहमंत्री नकवी से नहीं ली ट्रॉफी। जनसत्ता लिखता है, पराजित पाक की बचकाना हरकत, ट्रॉफी ले उड़ा मंत्री, एक्स पर किया रोना धोना। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, नकवी को भारी पड़ेगा ट्रॉफी वाला धोखा। हरिभूमि की सुर्खी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर सिंदूर में मारे गए आतंकियों को देंगे मैच फीस। पत्र ने हमसे सीखो देशभक्ति शीर्षक से लिखा है, सूर्य कुमार ने एशिया कप के सभी मैचों की अपनी फीस पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों और सशस्त्र बलों को देने का ऐलान किया। राजस्थान पत्रिका ने नवरात्र में सोने चांदी की सुनहरी उड़ान शीर्षक से बताया है, एक दिन में 7,000 रुपए महंगी हुई चांदी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, चांदी पहुंची 1.5 लाख पर, सोने में 1500 तक का उछाल। वीर अर्जुन की प्रमुख खबर है, अगस्त में 4% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। मोटर वाहन ट्रेलर एवं सेमी ट्रेलर के विनिर्माण में अच्छी वृद्धि दर्ज। पंजाब केसरी ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाए जाने को पहले पन्ने पर जगह दी है। 5 साल बाद फिर शुरू होगी दिल्ली में यमुना के किनारों पर छठ पूजा। दैनिक जागरण में है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, मानसून का खाता बंद पर बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 सितंबर तक बारिश ही मानसूनी रिकॉर्ड में होती है दर्ज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों से आम आदमी को सीधा लाभ प्रदान करने पर बल दिया। निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। मूडीज रेटिंग्स ने राजकोषीय घाटे में कमी और मजबूत विकास संभावनाओं को देखते हुए भारत के स्थिर परिदृश्य की पुष्टि की। कनाडा ने अपराध संहिता के अंतर्गत बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। अमेरिका और इजरायल गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर सहमत हुए। हमास को प्रस्ताव स्वीकारने की चेतावनी दी। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आज मेजबान भारत तथा श्रीलंका के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।